मोहन और मोहित दो भाई हैं। मोहन बचपन से ही चालाक है और मोहित बचपन से ही अकल का अंधा। इसीलिए उन दोनों के पिता हरिहर हमेशा चिंता में ही रहते थे, खासकर अपने छोटे बेटे को लेकर। मोहित मोहन से 2 साल छोटा था। मोहन जब 20 साल का हुआ तब हरिहर ने रुक्मणी नाम की एक लड़की से उसकी शादी करवा दी। ये देखकर मोहित भी अपने पिता के पास जाकर जिद करने लगा। पिताजी, मुझे भी शादी करनी है। आपने भैया की शादी करवा दी, मेरी भी करवा दीजिए ना। बेटा, अब तुमसे कौन शादी करेगा? एक काम तो ठीक से नहीं कर पाता। मेरे जाने के बाद क्या खाएगा तू और बीवी को क्या खिलाएगा? वो मैं संभाल लूंगा, आप शादी करवा दीजिए ना। हरिहर 1 मिनट के लिए राजी भी हो गया, लेकिन मोहित ने ये होने नहीं दिया। उसने कहा, पिताजी, आपके बाद इस अकल के अंधे को मुझे ही संभालना होगा। इसे खिलाने पिलाने में मेरे पैसे खर्च होंगे, लेकिन मैं इसकी बीवी को नहीं पाल सकता। लंगर नहीं खोल रखा है मैंने। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने छोटे बेटे को मरने के लिए छोड़ दूं क्या? कुछ तरकीब तो सोचनी ही होगी। हरिहर ने मोहित के लिए एक नया घर बनाने का सोचा। मोहित ने कहा, मैं ज्यादा जगह नहीं छोड़ सकता। घर के पीछे बगीचे में बनाइए नया घर। अब वहां? लेकिन वहां तो कुआं है बेटा। फालतू का कुआं कब से बंद होकर पड़ा है, उसे तोड़कर उसके ऊपर ही घर बनाइए। मैं और जगह नहीं दे सकता। कुछ दिन बाद मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए जगह तो चाहिए ना। हरिहर ने बहस नहीं की। हरिहर के पिता जमींदार के घर पर हिसाब किताब लिखने का काम करते थे और उसके बाद से हरिहर के पिता ने इस कुएं को भी बंद कर दिया। तब से ये कुआं ऐसे ही पड़ा हुआ है, उधर कोई जाता भी नहीं है। मोहन ने अपने सगी भाई को सिर्फ उतनी ही जगह दी। हरिहर ने कुआं तोड़कर उस जगह पर एक घर बना दिया। वो घर कम और झोपड़ी ज्यादा थी। उस झोपड़ी में हरिहर मोहित को लेकर रहने लगा। रुक्मणी ने एक वक्त का खाना देना भी बंद कर दिया। हरिहर ने बड़े दुख के साथ मोहित से कहा, अब मोहित बेटा, मुझे लगता है बहुत जल्दी मेरा बुलावा आ जाएगा। तुझे अकेले ही रहना होगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए ना। आपके बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा? कैसे भी करके रहना पड़ेगा बेटा। मोहन से मेरा भरोसा उठ गया है। अब सब कुछ भगवान भरोसे है। और उसी रात जब हरिहर सोया हुआ था, एक सांप ने उसे काट लिया और नींद में ही हरिहर चल बसा। सुबह मोहित ने ये देखा और रोने लगा। पिताजी, ये क्या हो गया? घर के अंदर सांप कहाँ से घुस आया? पिताजी, नहीं। हरिहर का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद रुक्मणी ने मोहन से कहा, सुनो, अभी भी वक्त है। 4 लोगों को बुलाकर बंटवारा करवा लो। बाद में तुम्हारा भाई ज्यादा हिस्सा मांगने लगेगा तो क्या होगा? हाँ, तुमने सही कहा। मैं आज ही इंतजाम करता हूँ। मोहन गांव के लोगों को बुला लाया और बंटवारा कर डाला। तभी सुन लो, पिताजी ने वो नया घर मोहित को दिया है और ये पुराना घर मुझे दे दिया है। लेकिन भैया, मोहित जो है जिंदगी भर उस छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहेगा भाई? क्यों नहीं रह पाएगा? उसकी तो शादी भी नहीं होगी। एक आदमी के लिए वो झोपड़ी काफी है। मोहित को इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो अभी भी अपने पिता के शोक में डूबा था। सबके सामने बंटवारा हो गया और मोहन खुशी खुशी अपनी बीवी को लेकर रहने लगा। दोनों ने मोहित से हाल पूछना भी बंद कर दिया। रुक्मणी हर रोज अच्छा अच्छा पकवान बनाती और मोहित झोपड़ी में बैठकर सूखे साग उबाल कर खाता। मोहित हर रोज तालाब के पास साग लेने जाने लगा और एक दिन दोपहर को उसने एक लड़की को तालाब में कपड़े साफ करते हुए देखा। उस लड़की का नाम मालती था। मालती गांव की ही लड़की थी। वो अनाथ थी और लोगों के घर पर काम करती थी। मालती ने भी मोहित को देखा। तुम हर रोज यहाँ साग लेने आते हो क्या? हाँ, और तुम? मैं कभी कभी आती हूँ कपड़े धोने, लेकिन अब से रोज आऊंगी। मोहित बुद्धू था, लेकिन प्यार का इशारा समझ गया। दोनों हर रोज मिलने लगे और दोनों में प्यार बढ़ने लगा। मोहित ने मालती से कहा, मालती, तुम मुझसे शादी कर ले। अच्छा, बहुत शौक है शादी का। शादी के बाद मुझे रखोगे कहाँ? उस झोपड़ी में? और खिलाओगे क्या? सूखे साग? क्यों, तुम मेरे साथ सूखा साग नहीं खा सकती? खा सकती हूँ, लेकिन सच बताऊं तो इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। कुछ करो मोहित, काम धंधा ढूंढो, फिर हम दोनों शादी करेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। मोहित काम ढूंढने लगा, लेकिन गांव में सभी को पता था कि मोहित से कोई काम होता नहीं है, इसीलिए किसी ने भी मोहित को काम नहीं दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मोहित की झोपड़ी के अंदर कभी कभी सांप घुस आता था। मोहित खिड़की बंद करके सोता, तब भी सांप आ जाता था। इस बात से भी मोहित बड़ा परेशान था। ये सांप कहाँ से आ रहा है? ऐसे घर में मैं मालती को कैसे रखूंगा जहाँ हर रात सांप घुस आता है? लानत है मुझ पे।
कोई काम भी नहीं मिल रहा है। देर रात हो गई थी। तभी मोहित ने देखा कि एक सांप घर के कोने में बैठ गया। मोहित ने एक लाठी से सांप को हिलाया और वो सांप डरकर खटिये के नीचे चला गया और एक गड्ढे से जमीन के अंदर चला गया। ये सांप तो जमीन के अंदर चला गया। ये जमीन नीचे से खोखली है क्या? ओह हाँ, यहाँ तो कुआं था। जरा देखो तो, इस सांप को यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। मोहित ने उस गड्ढे के अंदर झांका और उसे कुछ चमकीली चीज दिखी। मोहित ने लाठी घुसाई और लाठी में अटक कर जो चीज बाहर आई उसे देखकर मोहित के होश उड़ गए। अरे सोने का हार! ये तो कमाल हो गया। सोना मिला है मुझे। मोहित ने तुरंत खोदना शुरू किया। अंदर से वो सांप निकलकर झोपड़ी के बाहर भाग गया और मोहित को ढेर सारा सोना मिला। सोने से कुआं भरा हुआ था। वो सोना मोहित के हाथ में आ गया। जो हिस्सा मोहन ने मोहित को दिया था उसी हिस्से में करोड़ों का सोना था। मोहित करोड़पति हो गया और मोहन बस देखता रहा। उसने पूरे गांव को बुलाकर बंटवारा किया था, इसीलिए वो उस सोने पर हक नहीं जमा पाया। उसके खुद के बिछाए हुए जाल में ही वो फंस गया। मोहित ने गांव में अस्पताल बनवाया, स्कूल बनवाया और खुद के लिए एक बड़ा सा महल बनवाया। और फिर उसने मालती से शादी की। गांव में मोहित हीरो बन गया और मोहन पर सब लोग थूकने लगे। इसी तरह मालती और बुद्धू मोहित खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। कितना धीरे धीरे काम कर रही है तू। शाम तक अगर सारा काम खत्म नहीं हुआ तो तुझे इस गांव से बेदखल कर दूंगा। प्रधान जी, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। कम से कम मेरी उम्र का लिहाज तो करो। तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर तुझे इस गांव से बेदखल कर देता हूँ। फिर तेरे पास भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। माफ करना प्रधान जी, आप जाइए। मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तुम भिखमंगों को जब तक धमकी ना दो कोई काम नहीं करते। जल्दी जल्दी काम करो। इतना बोलकर प्रधान वहाँ से चला गया। तभी उस बूढ़ी औरत के पास एक सिद्ध पुरुष आया जिसके हाथ में एक हीरा था। अरे अम्मा, ये खेत तो तुम्हारा है, फिर ये प्रधान क्यों कह रहा था कि ये खेत उसका है और तुम उसके लिए यहाँ गुलामी क्यों कर रही हो? अरे बाबा जी, आप क्या बताऊं बाबा जी, इस प्रधान ने धोखे से कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लगवा लिए थे। अब मेरा घर और खेत सब उसके नाम हो चुके हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरा कोई परिवार भी नहीं है, पर जिंदा रहने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना इतनी भयंकर ठंड में मैं कहाँ भटकूंगी। इतने में उस सिद्ध पुरुष ने अपने हीरे से एक चमत्कार दिखाया। उस हीरे से एक नीले रंग की रोशनी निकली और उसके हाथों में ढेर सारा पैसा आ गया। ये लो अम्मा पैसे, और अब तुम अपने घर जाओ। वो घर और ये खेत अब तुम्हारा हो चुका है। बाबा, ये चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते हो, लेकिन अगर प्रधान फिर से मेरे पास आ गया तो? मुझ पर भरोसा करो अम्मा और जल्दी से अपने घर जाओ, आराम की जिंदगी जियो। अम्मा अपने घर चली गई। प्रधान के मुनीम ने उस बूढ़ी औरत को अपने घर में देखा तो उसने ये बात प्रधान जी को जाकर बता दी। ये बुढ़िया इस उम्र में सठिया गई है। मुनीम जी, उस बुढ़िया के कागजात निकालो और दरोगा जी को भी बुला लो। आज इस बुढ़िया को गांव से बेदखल कर ही देते हैं। कुछ ही देर में प्रधान जी मुनीम दरोगा को लेकर उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। बूढ़ी औरत उन लोगों को देखकर डर गई। ओए बुढ़िया, चुपचाप इस गांव से निकल जा, वरना दरोगा बाबू तुझे धक्का देकर भगा देंगे। दरोगा साहब, ये रहे कागजात। ये घर मेरा है, ना कि इस बुढ़िया का। इसने जबरदस्ती यहाँ डेरा डाल लिया है। जब दरोगा ने कागज देखा तब, अरे प्रधान जी, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? ये घर तो इन्हीं का है, आप खुद देख लीजिए कागज। कागज देखकर प्रधान हैरान हो गया। अम्मा, ये घर और गांव में जो आपका खेत है वो सब अभी भी आपके नाम पर ही है। अगर कोई भी आपको परेशान करे ना तो आप मुझे बताना। इतना बोलकर वो दरोगा वहाँ से चला गया। प्रधान भी मुनीम और अपने आदमियों के साथ वापस आ गया, लेकिन वो बहुत गुस्सा हुआ। मुनीम जी, हमने उस बुढ़िया के अंगूठे के निशान कागज पर लिए थे ना, इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? प्रधान जी, हमें लगता है कि ये सब कुछ सिद्ध बाबा का चमत्कार है। जरूर उस बुढ़िया को सिद्ध बाबा कहीं मिल गए होंगे। उसने अपना दुखड़ा सुनाया होगा और उन्होंने ये चमत्कार कर दिया। क्या इसका मतलब वो सिद्ध बाबा इस गांव में फिर से लौट आया है? उसका चमत्कार उसके हीरे में है। किसी तरह उसका हीरा चुरा लो, वरना गांव में जितने भी लोगों की जमीनें हमने अपने नाम कराई हैं वो सब हमारे हाथ से चली जाएंगी। एक बार हमें वो हीरा मिल गया ना तो हम इस गांव के साथ साथ आसपास के गांव की जमीन भी अपने नाम कर लेंगे और ढेर सारा पैसा भी इकट्ठा कर लेंगे चमत्कार से। अब वो सिद्ध बाबा उसी गांव में एक आश्रम बनाकर रहने लगे थे। अरे अब इस गांव में कोई दुखी नहीं रहेगा।
बाबा यात्रा से लौट आए हैं। गांव वालों, बाबा यात्रा से लौट आए हैं। प्रधान का मुनीम भी वहीं से गुजर रहा था, उसने भी ये सब देख लिया। इतने ढेर सारे पैसे, खाने का सामान और कपड़े, जरूर उस बाबा का ही चमत्कार है। आज रात उसका चमत्कारी हीरा मुझे चुराना ही होगा, वरना प्रधान जी का तो रुतबा ही नहीं रहेगा इस गांव में। रात में बहुत घना कोहरा छा गया। सब अपने अपने घरों में दुबक कर सो गए। सिद्ध बाबा भी अपने आश्रम में ध्यान में मगन थे। तभी वहाँ पर मुनीम आया। उसने देखा उनके बगल में ही हीरा चमक रहा था। लगता है बाबा गहरे ध्यान में है। सही मौका है, ये हीरा पार कर ही देता हूँ। मुनीम ने जैसे ही हीरे को हाथ लगाया वैसे ही बाबा की आंख खुल गई और उन्होंने मुनीम का हाथ पकड़कर हीरा उससे छीन लिया। इस दुनिया की कोई भी ताकत ये हीरा मुझसे नहीं छीन सकती। अब तो जिंदगी भर कुत्ता ही बना रहेगा और मेरे आश्रम की रखवाली करेगा, वरना तुझे गंदी नाली का कीड़ा बना दूंगा। देखते ही देखते बाबा ने जादू से उस मुनीम को कुत्ता बना दिया और वो भौंकने लगा। अब वो मुनीम कुत्ता बनकर आश्रम की रखवाली करने लगा। उधर प्रधान मुनीम का इंतजार कर रहा था, लेकिन कई दिन बीत गए, वो वहाँ पहुँचा ही नहीं। ये मुनीम पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं उसे लालच तो नहीं आ गया। मुझे लगता है उस मुनीम के बच्चे ने हीरा चुरा लिया होगा और कहीं बाहर निकल गया होगा इस गांव से। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन प्रधान अपने सभी आदमियों को लेकर सिद्ध बाबा के आश्रम जा पहुंचा। प्रधान के आदमी बाबा के आश्रम के ऊपर ईंट पत्थर फेंक फेंक कर मारने लगे। अंदर बैठे बाबा को बहुत क्रोध आया। उनका क्रोध इतना तेज था कि उसी वक्त बादल फटा। पूरा गांव धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। बाबा, बाबा आप तो चमत्कारी हैं। हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। आप पूरे गांव को डुबा दीजिए, लेकिन मेरे घर को बचा लीजिए किसी तरह, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तो बादल फट चुका है और धीरे धीरे पूरा गांव भी डूब चुका है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं सिर्फ तुम्हारा घर बचा लेता हूँ। बाबा ने हीरा उठाया और अपनी आंखें बंद की। उस हीरे से एक नीले रंग की कड़कड़ाती हुई रोशनी निकली, जिससे पूरा गांव हवा में उड़ने लगा। लेकिन प्रधान का घर और प्रधान अभी भी पानी में ही डूबता जा रहा था। सभी गांव वाले आसमान में उड़ रहे थे अपने अपने घर के साथ, और सभी बहुत खुश भी थे। बाबा, आज आपने हमें बचा लिया। ये उड़ता हुआ गांव कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ तो पानी का कोई असर ही नहीं हो रहा। नीचे देखो, प्रधान और उसका पूरा घर डूबता जा रहा है। जो जैसा करता है उसे उसके कर्मों की सजा तो मिलती ही है। अरे बाबा, मैंने कहा था सिर्फ मेरा घर बचाना। आपने तो मेरा ही घर छोड़कर बाकी सबके घर आसमान में उड़ा दिए। प्रधान जी भूल गए क्या? ये पूरा हवा में उड़ता हुआ गांव आपका ही तो है। इन सभी लोगों के घर धोखे से तुमने अपने नाम करवा लिए थे, इसीलिए ये सभी घर तुम्हारे ही हुए। और जिस घर में तुम मौजूद हो वो हवेली तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारे पिताजी के नाम पर है। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया है। तुम्हारे नाम पर जितने घर थे वो सब देखो हवा में उड़ रहे हैं। अरे बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं गांव वालों के घर और खेत उनके नाम पर वापस कर दूंगा। जिंदगी नहीं रहेगी तो इन घरों का क्या करूंगा मैं। पूरे गांव को परेशान कर रखा था तुमने। इस बात की सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए, लेकिन किसी की जान लेने का मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम्हारा घर भी उड़ते हुए गांव में शिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद कभी भी तुम इस गांव के प्रधान नहीं रहोगे। बाबा, मेरी बस जान बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं डूब रहा हूँ। बाबा ने हीरे से चमत्कार किया और अब प्रधान का घर भी उड़ते हुए आसमान में आ गया। अब पूरा गांव उड़ता हुआ गांव बन चुका था और नीचे चारों तरफ समुद्र की तरह पानी भरा हुआ था। कई दिनों तक वो सभी लोग आसमान में रहे। कुछ महीनों बाद जब नीचे बारिश बंद हुई, वहाँ से पानी गायब हो गया। तब बाबा ने फिर से गांव नीचे जमीन पर रख दिया। लेकिन अब उस गांव की प्रधान वो बूढ़ी अम्मा थी। सबके घर और खेत उन्हें वापस मिल चुके थे। उस दिन के बाद सभी लोग उस गांव में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे।